जानते हैं, वाकिफ हैं कि हमारा जो ये हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग की जो एक जर्नी होगी, ये 100 दिनों में होगी। टारगेट है कि हम ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रैक्ट करें 100 दिनों में, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम उसको लाइफ लॉन्ग फॉलो करें। कैसे होगा? उसकी शुरुआत होगी हमारे गट रीसेट फेज से। गट रीसेट की क्यों जरूरत होती है? क्योंकि वो हमारे शरीर की, हमारे स्वास्थ्य का एक नींव है, एक फाउंडेशन है, और उसका गट रीसेट होना जरूरी है। लेकिन इसीलिए 100 दिनों में हमारा 10 दिन ये गट रीसेट फेज होगा, और उसके बाद हम और आगे जाएंगे। जैसे 30 दिन का हमारा इंटेंसिव फेज, देन उसके बाद 60 डेज का यानी 60 दिनों का मेंटेनेंस फेज होगा। ये सारे प्रोसेस साथ में चलेंगे, और हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा कि हम अपने गट को यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखें। उसके साथ ही साथ हमारे लिवर को भी हेल्दी रखें। लिवर एक मेन मेजर ऑर्गन है, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। बहुत सारे जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जो भी हम पोषक तत्व लेते हैं, उसके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। देन इंसुलिन सेंसिटिविटी, हम जानते हैं, हमने पहले भी काफी कार्य सेशंस में देखा है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी मेटाबॉलिक हेल्थ में, हमारी लिविंग प्रोसेस स्टाइल में, और हमारे जो वेट है उसमें भी एक इंसुलिन सेंसिटिविटी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। तो ये तो बात हुई हमारे इन 100 दिनों की। लेकिन जो आज हम इकट्ठा हुए हैं उसमें हम और भी डिटेल में जानेंगे हमारे गट रीसेट फेज के बारे में। क्यों? क्योंकि आपका ये हेल्दी लिविंग और हेल्दी वेट की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो रही है फ्रॉम गट रीसेट फेज, राइट? सो गट रीसेट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और काफी बार हम इस बारे में सुन चुके हैं। लेकिन उससे पहले जानना जरूरी है कि गट क्या होता है। व्हाट इज गट? हम बार बार गट बोल रहे हैं, गट बोल रहे हैं, तो वो होता क्या है? आप ये जो एक डायग्राम देख रहे हैं, ये डेफिनेटली आपको हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लगे, बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बेहद सिंपल डायग्राम है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरी है। हम कोई भी खाना खाते हैं, सबसे पहले अपने मुंह में डालते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वहीं से ही काम करना शुरू कर देता है। हम जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, जिनसे सलाइवा निकलता है, जिसको हम तुक भी बोलते हैं, जैसे ही हम खाना मुंह के अंदर रखते हैं, उसको च्यू करते हैं, ये सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है और इस फूड के साथ कंबाइन करता है। इससे होता क्या है, जो भी एंजाइम्स हैं वो एक्ट कर रहे हैं। जो आपका फूड है, आप उसको च्यू कर रहे हैं तो वो छोटे पार्टिकल्स में टूट रहे हैं, उस पर एंजाइम्स काम कर रहे हैं, तो जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो भी छोटे पार्टिकल में टूट रहे हैं। उसके बाद यही आपका खाना बोलस के फॉर्म में आपका ईसोफेगस यानी एक पाइप के थ्रू, ये ईसोफेगस हमारा एक पाइप है, तो इसमें क्या होता है कि ये ज्वाइन करता है हमारे माउथ को और हमारे स्टमक को, दिस पाइप। सो ये ईसोफेगस के थ्रू हमारा यही बोलस यानी फूड का जो हमने सलाइवरी और जो हमारा फूड मिला हुआ है वो साथ में जाता है टुवर्ड्स द स्टमक थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एक खास तरह का मूवमेंट होता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा जाता है। इसमें होता क्या है, आपका खाना यहाँ है, राइट? आप मेरे हाथों को देख सकते हैं ऐसे। अब क्या हुआ कि आपने एक बार खाना खाया तो ये प्रेस हो गया, जो पाइप है वो थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट हो गया, तो खाना नीचे आ गया। फिर ये कंस्ट्रक्ट होगा तो फिर नीचे और खाना होगा। तो इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मदद से खाना धीरे धीरे नीचे पहुंच के स्टमक में आता है। फिर स्टमक में भी अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स और हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं जो फूड के ऊपर काम करते हैं, जैसे पेप्सिन हो गया, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। इन सिक्रीशन से प्रोटीन जो अलग एक प्रकार का न्यूट्रिएंट होता है वो अगेन और छोटे पार्ट्स में टूटता है, राइट? फिर यहाँ पे स्टमक से आपका खाना आया स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, ये हमारा स्टमक है, और यहां से हमारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो गया। नाउ दिस स्मॉल इंटेस्टाइन सिर्फ कहने में स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर हम इसकी विड्थ की बात करें, चौड़ाई की, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन चौड़ी नहीं है इतनी जितनी लार्ज इंटेस्टाइन है। लेकिन आपको ये जानकर के अजूबा होगा कि हमारा पूरा जो गट सिस्टम होता है वो करीब 25 से 30 फीट का होता है, और उसमें ये स्मॉल इंटेस्टाइन ही करीब 20 फीट का होता है। अगर इससे फैला देंगे आप तो आप देखेंगे कि ये करीब 20 फीट का होता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जो भी खाना खा रहे हैं, आप क्यों खा रहे हैं? ताकि आपके शरीर को लगे, आपके शरीर को एनर्जी मिले, आपके शरीर को वो बिल्डिंग ब्लॉक्स मिले जिससे आपके शरीर में रिपेयरिंग हो, वेयर एंड टेयर जो होता है उसमें रिकवरी हो, राइट? तो वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन आपका ज्यादा से ज्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो माउथ से लेकर स्टमक तक आपका खाना जो न्यूट्रिएंट्स थे वो टूट गए, लेकिन उसके बाद आप डाइजेशन जो उसका है, उसका एब्जॉर्प्शन है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फिर इसके बाद
काफी सारा खाना वहां पे आपका डाइजेस्ट हो गया, लेकिन कुछ ऐसे जो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, जैसे आपके कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, कुछ मिनरल्स हो गए, लाइक सोडियम हो गया आपका, इसके अलावा कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, ये थोड़ा सा ज्यादा समय लेता है एब्जॉर्ब होने के लिए, जो कि आपके लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे शरीर के अंदर एंजाइम्स नहीं होते, राइट? जैसे फाइबर, फाइबर को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। वो क्या होता है, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन से ऐसे ही पास हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ, जहां पर गट बैक्टीरिया या गट माइक्रोबायोम होते हैं वो एम्पल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ट्रिलियंस ऑफ ये बैक्टीरिया उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये इन फाइबर के ऊपर काम करते हैं और उनको तोड़ते हैं। तो डाइजेशन उनका लार्ज इंटेस्टाइन में होता है बाय गट बैक्टीरिया, और उसके बाद वो अलग अलग प्रकार के और छोटे छोटे एलिमेंट्स या न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं जो पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये तो हमारा सिंपल माउथ से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक हो गया। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे ऑर्गन्स इससे जुड़े हुए हैं, जैसे लिवर, जैसे गॉल ब्लैडर, जैसे पैनक्रियाज। ये सारे ऐसे कुछ ना कुछ एंजाइम्स, कुछ ना कुछ ऐसे केमिकल्स, ऐसे हार्मोन्स बनाते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और इसीलिए ये सारे ऑर्गन्स मिला करके हमारा एक गट सिस्टम बनाते हैं। जैसे आपके बाइल जूस हो गए, अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स हो गए जो पेनक्रियाज से निकलते हैं, गॉल ब्लैडर से बाइल सॉल्ट निकलते हैं, ये सारे आपके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। सो ये तो आपकी बात हो गई गट सिस्टम के बारे में। अब हम देखते हैं कि गट माइक्रोबायोम क्या होता है। जब हम गट रीसेट की बात करते हैं तो गट माइक्रोबायोम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, स्पेशली लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, बहुत सारे अमाउंट में, लाइक ट्रिलियंस ऑफ गट माइक्रोबायोम प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हम बात करें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हेल्दी वेट और हेल्दी लिविंग की, कुछ गुड बैक्टीरिया, कुछ बैड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। दो प्रकार के गट माइक्रोबायोम होते हैं। एक होता है हमारा बैक्टीरियोडेक्ट्स। ये जो बैक्टीरिया होता है या जो गट माइक्रोबायोम का स्ट्रेन होता है, ये हमारा हेल्दी वेट की तरफ ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी आपका वेट लॉस हो सकता है, वेट अच्छा हेल्दी वेट, मेंटेनेंस ऑफ वेट, उसमें हेल्प करता है। दूसरी तरफ जो एक प्रकार के गट माइक्रोबायोम होते हैं वो होते हैं फर्मिक्यूटस। फर्मिक्यूटस कैसे एक प्रकार के गट माइक्रोबायोम होते हैं जो आपके न्यूट्रिएंट्स में, जैसे शुगर ज्यादा होता है, जब कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, उन न्यूट्रिएंट्स स्पेसिफिकली काम करते हैं। और जब हम अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा, जब रिफाइंड शुगर ज्यादा होगा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होंगे, तो वो उनको ही डाइजेस्ट करेगा, उन्हीं के ऊपर एक्ट करेगा और उनका नंबर बढ़ेगा ना। उनको हम बैड बैक्टीरिया या एक ऐसा बैक्टीरिया बोल रहे हैं जो कि वेट गेन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनको, जैसे ओबिसो डायबिटिक गट, उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब होता क्या है कि हम जब गट रीसेट की बात करेंगे, गट रीसेट की, हमारा मेन फंक्शन जो होगा वो होगा इस हेल्दी गट को इंक्रीज करना, हेल्दी माइक्रोबायोम को बढ़ाना। और इस ओबिस और डायबिटिक गट की जो एक सिचुएशन होती है, जहां पर ऐसा गट जो आपके ओबेसिटी, आपके डायबिटिक जो मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस होती है, वेट गेन होता है, उन सिचुएशंस को नीचे लेके आना, उनको कंट्रोल करना। तो यही पर ही ये एक डिफरेंस आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि आप जब भी जिस प्रकार का भी खाना खाएंगे, आप देखेंगे कि आपको क्या क्या रिकमेंडेशन है, आपको क्या खाना है, क्या अवॉइड करना है, वो क्यों जानना जरूरी है। और वही क्यों आपको इस स्लाइड में दिखेगा, क्योंकि आपको जो गुड बैक्टीरिया है, जो हेल्दी गट को इंप्रूव कर रहा है, उसको इंकरेज कर रहा है, उसकी ग्रोथ पे ज्यादा ध्यान देना है। और फर्मिक्यूटिस जो कि आपका वेट गेन में रिस्पॉन्सिबल है, उसको कम करना है, राइट? नाउ, तो कैसे कॉम्प्रोमाइज होता है? अब हमने बात कर ली कि आपके गुड बैक्टीरिया है, आपके बैड बैक्टीरिया है, राइट? आपके टेरोटाइट्स हैं एक तरफ, दूसरी तरफ फर्मिक्यूटिस है। तो कैसे कॉम्प्रोमाइज होता है? हम अपनी रोजमर्रा के जीवन में जिस प्रकार का भी खाना खाते हैं, और ना सिर्फ खाना खाते, जिस प्रकार की सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, जिस प्रकार से हमारा पुअर स्लीप और लाइफस्टाइल होता है, जैसे अल्कोहल। अल्कोहल भी ये देखा गया है, स्टडीज में देखा गया है कि जब ज्यादा कंजम्पशन होता है अल्कोहल का, तो वो इसी गट बैक्टीरिया का जो बैलेंस है उसमें इनबैलेंस क्रिएट करता है, उसको डिस्बायोसिस बोलते हैं, राइट? वो इन्फ्लेमेशन भी कॉज कर सकता है। उसी प्रकार से रिफाइंड शुगर्स, जितना आप रिफाइंड शुगर लेंगे, उतना ही उसको जो पचाने वाले हैं, उस पर काम करने वाले फर्मिक्यूटिस बैक्टीरिया हैं, उनका प्रपोर्शन बढ़ेगा। उनका प्रपोर्शन बढ़ेगा तो वेट गेन की टेंडेंसी बढ़ेगी। उसी प्रकार से कैफीन, कैफीन इन्फ्लेमेटरी एक्शन दे सकता है। ऑयल्स एंड सैचुरेटेड फैट्स, प्रोसेस्ड फूड्स, ये भी
ऐसे हैं जिनके अंदर आपके सैचुरेटेड फैट ज्यादा है, ट्रांस फैट ज्यादा है, इनमें अलग अलग प्रकार के केमिकल्स यूज होते हैं, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं, राइट। डेयरी, डेयरी भी आप ले सकते हैं, रोजमर्रा के जीवन में हम लेते हैं एंड इट इज गुड। लेकिन डेयरी में ऐसे प्रोटीन होते हैं जैसे केसीन, जो हमारे गट के लिए कभी कभार हैवी साबित हो सकते हैं। कई लोगों को आप देखते होंगे जब वो मिल्क लेते हैं, राइट, या फिर काफी फैट वाला अगर कर्ड लेते हैं तो उनको ब्लोटिंग का इश्यू होता है, उनको गैस फॉर्मेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन हैवी होता है डाइजेस्ट करने में और गट बैक्टीरिया पे इंफ्लुएंस कर सकता है। उसी प्रकार से नॉन वेज, उसी प्रकार से पुअर स्लीप एंड लाइफस्टाइल, ये सारे फैक्टर्स अगर आप एक चेक नहीं रखेंगे, अगर आप उसको हेल्दीली वे में नहीं आगे लेके जाएंगे, वो आपके शरीर के अंदर स्पेशली आपके गट बैक्टीरिया को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, बिकॉज ऑफ जो अनहेल्दी जो उनके न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स होते हैं उनके थ्रू। ये सारे कारण हैं जिनसे आपके गट पे असर पड़ सकता है। तो उससे होता क्या है, जब आपने इस प्रकार का हमारा एक जीवन, एक जीवचर्या हो गई जिसपे हम अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं दे रहे, अपने खाने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उससे अनहेल्दी गट का सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। जब हम बोल रहे हैं अनहेल्दी गट, मतलब जो गुड बैक्टीरिया है उनका प्रोपोर्शन कम हो गया है एज कम्पेयर टू योर बैड बैक्टीरिया। सो आप देख सकते हैं इसमें जहां हमारे बैड बैक्टीरिया है वो करीब 85%, 85%, जहां आपके गुड बैक्टीरिया अराउंड 15% प्रेजेंट है, 15%, राइट। तो ये एक डिसबैलेंस हो गया, बैड बैक्टीरिया ज्यादा, गुड बैक्टीरिया कम। और इससे होता क्या है, अनहेल्दी गट जब हम बात कर रहे हैं, सो ये सिर्फ गट तक सीमित नहीं रहता है। गट या जो हमारा जो एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे जो ऑर्गन्स है जो इस डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, वो एक फाउंडेशन ऑफ हेल्थ है, राइट। हमारे शरीर के हेल्थ की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नींव रखते हैं, क्योंकि आप जो भी खा रहे हैं हमारे शरीर में लगने के लिए उसका डाइजेशन, उसका एब्जॉर्प्शन होना जरूरी है, जो गट के थ्रू होता है, राइट। अगर आपका अनहेल्दी गट हुआ तो उसका फौरन आपको इन्फ्लुएंस दिखेगा आपके वेट पे, क्योंकि वो आपके डाइजेशन को इन्फ्लुएंस करेगा, मेटाबॉलिज्म को, एनर्जी लेवल को, क्योंकि आपका एनर्जी किस फूड को पचाने में ज्यादा जा रहा है, आपका एनर्जी किस प्रकार के फूड से आपको मिल रहा है, वो शुगर से मिल रहा है या आपको अच्छे कॉम्प्लेक्स कार्ब से मिल रहा है या सिंपल कार्ब से मिल रहा है, वो सब डिटरमाइन करेगा, राइट। उस प्रकार से क्रेविंग भी, उसी प्रकार से जॉइंट, हार्ट, ब्रेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, जो हमारे आगे आने वाले सेशंस होंगे। गट ब्रेन एक्सेस, हमारा गट हमारी ब्रेन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट गट को हम सेकंड ब्रेन बोलते हैं। तो अगर आपके गट में अनहेल्दी इम्बैलेंस है गट बैक्टीरिया का, तो आपके मूड को अफेक्ट डालेगा, आपके स्ट्रेस को अफेक्ट डालेगा, आपके स्लीप को अफेक्ट डालेगा। उसके साथ ही साथ आपका हार्ट, आपका जॉइंट, उस पर असर भी डाल सकता है। स्किन, कई बार हम लोग बोलते हैं जैसे कि कॉमन लैंग्वेज में, अगर पेट खराब होता है देखते हैं हमारे स्किन पे एक्नीज आते हैं, पिगमेंटेशन होता है, डल पेल स्किन होती है, डायरेक्ट इफेक्ट है। इम्यूनिटी, अगर अनहेल्दी गट होगा तो उतने ही चांसेस है आपके वीक इम्यूनिटी होने के। करीब 70 से 80% जो इम्यून सेल्स होते हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही प्रेजेंट होते हैं, हमारे गट में प्रेजेंट होते हैं। अगर अनहेल्दी गट हुआ सो डेफिनेटली आपकी वीक इम्यूनिटी हो सकती है। तो कैसे आप पहचानेंगे कि एक अनहेल्दी गट वर्सेस हेल्दी गट कैसा लगता है, कैसा दिखता है, वो कैसा होता है? अनहेल्दी गट में फूड सेंसिटिविटीज ज्यादा हो जाती हैं। हम कुछ भी खा सकते हैं, जैसे हमने कई लोग होते हैं जो अगर चना दाल ले लिया या उन्होंने कोई होल दाल ले ली तो उनको फॉरन ब्लोटिंग होता है, राइट। या वो मिल्क लेते हैं उनको फॉरन ब्लोटिंग होता है। लेकिन अगर हेल्दी गट होगा तो वो टॉलरेट कर पाएगा मोस्ट फूड्स को ज्यादातर। क्यों? क्योंकि उनके में अनहेल्दी बैक्टीरिया का प्रोपोर्शन कम है, गुड बैक्टीरिया ज्यादा है। आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम से, हार्मोन से, वो हेल्दी वे में रिलीज हो रहे हैं। इसलिए जो मेम्ब्रेन्स है हमारे, जो गट की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, वॉल होती हैं, वो इंटैक्ट है, वो हेल्दी है, इसलिए वो टॉलरेट कर सकती है मोस्ट ऑफ द फूड्स। दूसरा, ब्लोट आफ्टर एवरी मील, ये बहुत कॉमन होता है अनहेल्दी गट में। ब्लोटिंग, गैस फॉर्मेशन, एसिड रिफ्लक्स, एसिडिटी, ये ज्यादा हो सकता है अगर आपका अनहेल्दी गट हुआ। लिमिटेड और नो ब्लोटिंग, ये एक साइन है आपका हेल्दी गट होने का। इनकंसिस्टेंट स्टूल्स, एक्सेस गैस फॉर्मेशन, ये भी बहुत कॉमन है। काफी लोगों को इश्यू होता है कॉन्स्टिपेशन का, या उनको इनकंसिस्टेंट स्टूल्स होते हैं, या एक ही दिन में काफी फ्रीक्वेंसी होती है स्टूल पासेज की, ये भी एक सिग्नल हो सकता है ऑफ अनहेल्दी गट। जबकि हेल्दी गट में कंसिस्टेंट सॉलिड स्टूल्स बनते हैं और लिटिल गैस फॉर्मेशन होता है। फील बेटर नॉट ईटिंग,
इसमें आपको एक टेंडेंसी होती है कि जब हमें इतना इश्यू हो रहा है गट से लेकर के, हमें डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से नहीं हो रहा है, गैस फॉर्मेशन, ब्लोटिंग ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर हमारी टेंडेंसी होती है कि हम नहीं खाएं तो अच्छा है, ताकि हमारा बॉडी उस सफरिंग्स को ना पास करे, उतना जो गट में इश्यू होता है, जो हमको इतनी एक डिस्कम्फर्ट होता है, वो ना हो। लेकिन हेल्दी गट में यू फील ऑपोजिट, आपको खाने खाने का मन करता है एंड यू फील मोर एनर्जेटिक आफ्टर खाना खाने के बाद। जब आप खाना खाते हैं, आपका गट अच्छा है, आप न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, यू फील मोर एनर्जेटिक। उसके बाद स्किन इम्बैलेंस, जैसे हमने देखा एक्जिमा, एलर्जी, स्किन एलर्जी हो सकती है, रेडनेस हो सकता है, पिगमेंटेशन, एक्ने फॉर्मेशन अगर अनहेल्दी गट हुआ। वेराज अगर गट अच्छा हुआ तो स्किन भी ग्लोइंग होती है, आपको पिगमेंटेशन का इश्यू नहीं होगा, एक्नेस का इश्यू नहीं होगा, क्लियर स्किन दिखती है। देन स्लीप डिस्टर्बेंसेस, स्लीप का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, गट और स्लीप का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, गट ब्रेन एक्सेस, और जिस प्रकार से हमारी दिनचर्या होती है उसी प्रकार से हमारा गट भी एक्ट करता है, जो हम अभी आगे देखेंगे कैसे। तो हमको इसलिए ध्यान रखना होता है कि हम जब सूर्य उदय होता है तब से खाना शुरू करें, सूर्यास्त के बाद खाना खाना अवॉइड करें, क्योंकि हमारा गट बैक्टीरिया उसी अकॉर्डिंग एक्ट करता है। हमारे गट के जो मूवमेंट होते हैं वो भी हमारे सूर्योदय और सूर्यास्त यानी सर्काडियन रिदम जिसको बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, तो उससे भी आपकी स्लीप पे इंफ्लुएंस पड़ सकता है। कांस्टेंट फटीग, टायर्ड एड्रीनल्स, अगर अनहेल्दी गट होगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, डाइजेशन नहीं हो रहा है, सो एक उससे लेथार्जिक टायर्डनेस रहती है। वेराज हेल्दी गट में एनर्जी इज कंसिस्टेंट एंड नो हैंगर, हैंगर मीन्स ना आपको भूख लगती है, और जो भूख लगने से जो हमको इरिटेशन होती है अगर हमें टाइम पे खाना नहीं मिलता है, वो भी नहीं होती, हमारा माइंड शांत है और हम एनर्जेटिक फील करते हैं। मेंटल हेल्थ, बिकॉज ऑफ गट ब्रेन एक्सेस, जो कनेक्शन है गट और ब्रेन के बीच में, उसकी वजह से आप देखेंगे अगर हमारा अनहेल्दी गट होगा, ये एक सिग्नल हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसका आपका रिलेशन होगा जो मेंटल हेल्थ इंबैलेंस होगा। आपको पुअर कंसंट्रेशन हो सकता है, आप फटीग फील कर सकते हैं, अटेंशन स्पैन कम हो जाएगा, वो भी बेटर हो सकता है, डिप्रेशन, एंजाइटी की फीलिंग कम होती है। इसके अलावा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा होता है, अटेंशन स्पैन ज्यादा होता है अगर आपका हेल्दी गट होता है। वीकेंड इम्यून सिस्टम, जैसे हमने देखा 70 से 80% इम्यून सेल्स गट में है, तो अगर आपका गट अच्छा नहीं होगा तो इम्यूनिटी वीक होगी। वेराज अगर आपका हेल्दी गट होगा तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, चाहे वो सीजनल एलर्जीज हो या कोल्ड एंड कफ हो फ्रीक्वेंट, आपको कम कैच करेगा, राइट। तो गट रिसेट को डिजाइन करने का मतलब क्यों है, गट रिसेट को क्यों डिजाइन करना है? गट रिसेट को डिजाइन करने का जो एक पर्पस है, ये गट रिसेट क्यों होना है, पहली बात जैसे हमने देखा कि ये आपके शरीर का, आपके स्वास्थ्य का एक नींव रख रहा है, फाउंडेशन ऑफ योर हेल्थ इट इज गट। जैसे कंप्यूटर का आप एग्जांपल ले लें, कंप्यूटर सिस्टम अगर कंटिन्यूअसली काम कर रहा है तो क्या होगा, एक टाइम के बाद वो हैंग होने लगता है, राइट। एक बार आप देखेंगे उसके अंदर काफी सारे जंक फाइल्स भी होते हैं, राइट, उसको रीबूट करने की जरूरत पड़ती है ताकि वो वापस से एफिशिएंटली काम कर सके, स्मूथली काम कर सके, फास्ट काम कर सके। उसी प्रकार से गट होता है, जब हम कंटिन्यूसली इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम एक्ट है, उस पर काम हो रहा है, उसमें अलग अलग प्रकार के फूड आ रहे हैं, हेल्दी, अनहेल्दी, प्रोसेस्ड, रिफाइंड, होल ग्रेन्स, हर तरह का फूड आ रहा है उसके अंदर, तो वो कंटिन्यूसली फंक्शन कर रहा है, राइट। एक टाइम के बाद अगर हम उसको एक रीसेट नहीं देंगे तो क्या होगा कि वो स्लो होता जाएगा, वो इफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा। दूसरा, जिस प्रकार से जंक फाइल्स होते हैं, ऐसे बहुत प्रकार के पैथोजेनिक बैक्टीरिया हो सकते हैं, ऐसे बहुत प्रकार के कुछ नेगेटिव न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, कुछ टॉक्सिन्स होते हैं जो हमारे शरीर में एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं। वो तब हमको पता चलेगा जब हम गट रीसेट करेंगे, जैसे जब रिबूट करने में पता चलता है कंप्यूटर में कितने वायरस थे, राइट। तो गट रीसेट जब आप करेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा एक रेस्ट देने के लिए, वो हेल्प करेगा कि आपके सिस्टम को वापस से रिबूट किया जाए ताकि वो आगे आने वाले हेल्थ को बहुत ही अच्छी तरीके से उसका एक फाउंडेशन में हेल्प करे। आप जो भी खाएं, राइट, आप जितने भी होल ग्रेन लें, आप प्रोटीन लें, अगर आपका गट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो उस प्रोटीन का, उस होल ग्रेन का क्या फायदा, राइट। तो यही जरूरी है कि आप अपने गट रीसेट पे ध्यान दें, अपने गट को रीसेट करें, ताकि उसके बाद आप जो भी लें, चाहे वो आपके न्यूट्रिशन गैप को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्स हो, चाहे आपकी एक हेल्दी प्लेट हो, वो आपके शरीर को ज्यादा लगे, आप जो भी ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं वो अच्छे से एफिशिएंटली फुलफिल हो। तो इस गट रीसेट फेज को डिजाइन किया गया है ताकि
जो भी मेटाबॉलिक पैरामीटर्स हैं, जैसे कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर लेवल्स, उनको कंट्रोल किया जा सके, उनको मैनेज किया जा सके। देन हेल्दी वेट को भी इफेक्टिवली मैनेज किया जा सके। उसके अलावा डेफिनेटली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक नॉर्मल फंक्शनिंग की तरफ लेके आना है। तो अगर वो भी एक कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट में चल रहा है लेकिन हमें वहां से शिफ्ट होना है, उसको वहां से शिफ्ट करके हमको उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग में लेके आना है। देन बूस्ट योर मूड टू बी मोर पॉजिटिव। डायरेक्ट कनेक्शन, आप गट को रिसेट करेंगे, आपके जितने भी उसके एसोसिएटेड नर्व्स हैं, वायर्स हैं, वो अफेक्ट होंगे, वो भी रिसेट होंगे। देन सपोर्ट योर इम्यून सिस्टम। देन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप, उसको भी इंप्रूव करने के लिए। और एक और चीज, बिल्ड हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स, वो सबसे जरूरी है, क्योंकि ये 100 दिन का प्रोग्राम हो या आपका 10 दिन का गट रीसेट फेज हो, आप देखेंगे कि हर दिन जो भी आपको खाने को बोला जाएगा या एक्सरसाइज करने के, लेकिन उसके साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज होगी आपके बिहेवियर में चेंज लाना। क्योंकि आपको साइंस पता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, वो आपकी हैबिट में फॉर्मेशन होगा जो आपके ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल को बिल्ड करने में हेल्प करेगा। तो अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि हम सिर्फ 10 दिन की ही बात क्यों कर रहे हैं, राइट? बहुत सारे प्रोग्राम्स है, कहीं 2 वीक्स होता है, कहीं 15 डेज होता है, कहीं 2 डेज, 5 डेज, अलग अलग होता है। यहाँ पे हमने 10 दिन की ही बात क्यों करी है? तो उसके पीछे एक रीजन है, एक रिकमेंडेशन है जो कि दिया गया है बाय इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। वो कहता है कि आप कोई भी अगर आप फूड लें, उसको कंप्लीटली आपके शरीर से एक्सपेल्ड होने के लिए कम से कम 5 दिन लगता है। 5 दिन या उससे ज्यादा का समय लग सकता है, कम से कम 5 दिन उस फूड को अपने शरीर से निकालने के लिए, राइट? करीब 1 हफ्ते का समय लगता है जो भी आप खाना खा रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट, आप देखेंगे जो आप यहाँ पे खाएंगे, जो भी आपने अभी तक खाया उसको शरीर से निकलने के लिए, और जो अब आप खाएंगे, जो भी आपके न्यूट्रिशन एक्सपर्ट आपको रिकमेंड करेंगे, उसको शरीर में इम्प्लीमेंट करने के लिए, चाहे वो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हो, चाहे आपके गट माइक्रोबायोम को फीड करने के लिए हो, चाहे आपके गट रीसेट को वापस से रिबूट करने के लिए हो, उसको असर दिखाने के लिए भी कम से कम वीक टाइम लगता है। तो इसी वजह से हमने ये सोचा कि 1 हफ्ते का समय लगता है, 5 दिन लगता है, सो इस गट रीसेट फेज को अगर हम एक 7 to 10 डेज का टाइम देंगे, सो वो सारे जो साइंटिफिक रिकमेंडेशंस है बाय ऑर्गेनाइजेशन, वो ज्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाएगा और आप ज्यादा अच्छी तरीके से अपने गट को रेस्ट दे पाएंगे, उसको आप ज्यादा अच्छी तरीके से रिजुविनेट कर पाएंगे। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको इस गट रीसेट फेज के दौरान आपको सिर्फ 4 आवर्स का ध्यान रखना है, 4 आवर का, 4 आवर, जिसमें पहले 2 आवर है आपके रिमूव एंड रिप्लेस, यानी आपको कुछ हटाना है और उसको रिप्लेस करना है किसी और से। क्या रिमूव करना है? जैसे आपके रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें अमाउंट बहुत ही अच्छे अमाउंट में शुगर है या सिंपल स्टार्च प्रेजेंट है, राइट? आपके बेक्ड गुड्स हो गए, आपके कुकीज, केक्स, पेस्ट्रीज, आपकी सिंपल शक्कर, चीनी में जो आप लेते हैं वो, उन सबको आपको अभी हटाना है, या जो सिंपल कार्ब्स होते हैं उनको हटा करके, और सैचुरेटेड फैट्स मतलब वो फैट्स जो कि सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, बेसिकली वो प्रोडक्ट्स इनके अंदर सैचुरेटेड फैट्स बहुत अच्छी मात्रा में यूज होता है। आपके बेक्ड गुड्स हो गए, नमकीन हो गए, चिप्स हो गए, फ्रेंच फ्राइज हो गए, उन सबको आपको हटाना है, क्योंकि ये, जैसे हमने देखा, वो जो अनवांटेड बैक्टीरिया है जैसे आपका फर्मिक्यूटिस, उसको बढ़ाता है। तो हमें उनको हटाना है जो हमारे इस फर्मिक्यूटिस के लेवल को कम लाए और बैक्टीरियोइडेटिस को बढ़ाए। और उसको जब आपने रिमूव किया तो आप रिप्लेस किससे करेंगे? मोर ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे आपके फ्रूट्स में, वेजिटेबल में प्रेजेंट है, जो आपका होल ग्रेन होता है, मोटा अनाज होता है, आपके मिलेट्स हो गए, आपके राइस हो गया जो ब्राउन राइस होता है, रेड राइस होता है, आपके ओट्स हो गए, अलग अलग प्रकार की जो आपके, जो भी मौसम के अकॉर्डिंग, आपके रीजन के अकॉर्डिंग जो भी अवेलेबल मिलेट्स है उसको इस्तेमाल करके, क्योंकि वो आपके जो गट माइक्रोबायोम होता है उसको फीड करेगा। ये हमारा गट फ्रेंडली फूड होता है। अब बात करते हैं दूसरे 2 आर की, वो है रीबैलेंस एंड रीसेट। अब रीबैलेंस करना है जो हमारा गट माइक्रोबायोम है। सो देयर माइट बी इंस्टांसेस, ऐसे कुछ कारण हो सकते हैं, ऐसे कुछ आप में से कुछ लोग कुछ सिम्टम्स वो फॉलो कर रहे होंगे या उनको आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, जो भी हमने देखा, ब्लोटिंग हो सकता है, मूड फ्लक्चुएशन हो सकते हैं, स्लीप क्वालिटी अच्छा नहीं हो सकता, एनीथिंग। हमें उसके लिए जरूरी है कि जो हमारा फाउंडेशन है, जो हमारा बेस है ऑफ गट माइक्रोबायोम, उसको रीबैलेंस करना है। कैसे? मोर ऑफ फाइबर रिच फूड्स और प्रोबायोटिक्स के थ्रू, राइट?
क्योंकि वो क्या करेगा, आपके डाइजेशन, आपके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा, आपके इम्यून सिस्टम और अदर एस्पेक्ट्स को हेल्प करेगा। और चौथा आर रीसेट। आपका बॉडी, आपने रीबैलेंस कर दिया गट बैक्टीरिया को, अब आपके पूरे गट सिस्टम को, आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को रीसेट करने की बारी है विथ हाई क्वालिटी प्लांट बेस्ड प्रोटीन और फंक्शनल फूड्स। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप प्लांट बेस्ड फूड्स ज्यादा लें, मोर ऑफ फंक्शनल फूड्स लें, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होते रहते हैं, राइट। उनको खत्म करने के लिए, उन इन्फ्लेमेशन को हटाने के लिए, वो जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है, उनके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत है, अच्छे फाइबर की जरूरत है, जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो आपको प्लांट बेस्ड फूड से मिलते हैं उनकी जरूरत है। तो वो आपके इस गट को रीबूट या रीसेट करने में हेल्प करेगा। तो अब हमने बात कर ली 4R की। ये 4R आपको फॉलो करना है, लेकिन आपका प्रोग्राम या आपका ये फेज जो है वो इन 4 पिलर के ऊपर डिपेंड करेगा। इनमें से कोई भी पिलर बहुत सुपीरियर या कोई कम सुपीरियर, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट कम इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारे चारों पिलर्स एक साथ काम करेंगे, तभी आपको एक होलिस्टिक सोल्यूशन मिलेगा गट रीसेट के लिए, राइट। क्योंकि जब हमारा गट बैलेंस बिगड़ा तो वो कोई एक रीजन से नहीं बिगड़ा, वो खाली डाइट से नहीं बिगड़ा, वो हो सकता है हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बिगड़ा, मोर ऑफ डेस्कटॉप जॉब, या हो सकता है हमारी लाइफस्टाइल से हम बहुत स्ट्रेस लेते हैं या इनएडिक्वेट स्लीप होता है, राइट, या न्यूट्रिशन गैप्स हैं जो फिल नहीं होते हैं। जब हर एक कारणों की वजह से हमारे गट पे इम्बैलेंस का इशू आता है, तो गट को रीसेट करने के लिए भी उन सारे पिलर्स को, उन सारे कारणों को एड्रेस करना जरूरी होगा। तो यहाँ पर सप्लीमेंटेशन, जो भी आपको राइट अमाउंट ऑफ जो राइट न्यूट्रिएंट हैं जो आपके गट के लिए हेल्पफुल होंगे, उन पर ध्यान रखा जाएगा। दूसरा, हेल्दी फूड एंड प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि किस प्रकार का आपको फूड खाना है, आपकी प्लेट कैसी दिखनी चाहिए, राइट। हेल्दी प्लेट का कंसेप्ट आप जानेंगे यहाँ पर, और किस प्रकार की प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। क्या खा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैसे खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, वो जानना जरूरी है। तो उसके बारे में भी आप सीखेंगे। देन एक्सरसाइज, वो बहुत जरूरी है। व्यायाम किसी भी प्रकार का आपके शरीर के लिए जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट इफेक्ट होता है। साइंटिफिकली प्रूवन है कि एक्सरसाइज का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है आपके गट बैक्टीरिया के ऊपर। तो आप उस बारे में भी जानेंगे यहाँ पर। उसके बाद लाइफस्टाइल, यानी आपका स्ट्रेस और स्लीप मैनेजमेंट कैसे किया जाए, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं, आपके ब्रेन में ज्यादा स्ट्रेस लेवल है, तो क्या होगा, उसका असर आपका सीधे टमिक पर पड़ेगा, आपके गट पे पड़ेगा। काफी आप में से लोगों ने देखा भी होगा, जैसे ये पर्सनली मेरे साथ होता था, जब एग्जाम होता है या कोई भी एक नर्वसनेस होती है, तब वहां पे हमको ज्यादा मोशन फील होता है, राइट। या समटाइम्स स्ट्रेस ईटिंग होती है, जब बहुत टेंशन में है, हमें लगता है कि एक पैकेट चिप्स का खा ले, थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीफ होगा, एंड देन वी कैन गेट बैक टू वर्क, राइट। तो गट और इमोशंस का, गट और स्ट्रेस का भी एक बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है। इसलिए यहाँ पर आपको स्ट्रेस और स्लीप मैनेजमेंट के बारे में भी बताया जाएगा, जिसको आपको फॉलो करना होगा। तो ये चारों चीजें कॉम्प्लीमेंट्री होंगी ईच अदर की, और हमें इन चारों को, अपने इन पिलर्स को स्ट्रॉन्ग करना है फॉर गट स्ट्रेंथ। अब बात करते हैं हमारे उन 4 पिलर में से पहले पिलर की, जो कि है सप्लीमेंटेशन। तो ड्यूरिंग दिस गट रीसेट फेज, इस दौरान जो एक सबसे स्ट्रॉन्ग आपका एक कंपेनियन होगा, वो होगा आपका फाइबर। फाइबर क्यों जरूरी है? देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूसली रिमूव रिप्लेस की, हम बात कर रहे हैं हेल्दी प्लेट कंसेप्ट की, हम बात कर रहे हैं आपको क्या खाना है, कितना खाना है, ये आपके शरीर की बात हो गई। लेकिन आपके गट माइक्रोबायोम को भी खाने की जरूरत है, उसको भी फूड की जरूरत है। वो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि आप उसको राइट काइंड ऑफ फूड दे रहे हैं? वहीं पे न्यूट्रलाइट फाइबर का एक रोल इंपॉर्टेंट आएगा। कोई प्रकार का फाइबर, क्योंकि उसमें सॉल्युबल फाइबर्स प्रेजेंट है, उसमें इन्यूलिन प्रेजेंट है, उसके अंदर पार्शली हाइड्रोलाज ग्वार्गम प्रेजेंट है, उसके अंदर रेजिस्टेंट माल्टोडेक्स्ट्रिन प्रेजेंट है। ये सॉल्युबल फाइबर्स आपके जो गट बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए एज अ फूड काम करता है, राइट। उनके लिए ये एक प्रीबायोटिक की तरह काम करता है। और इसके साथ ही साथ इसके और भी एडवांटेजेस है। जब आप खाना, आप पहली बात आपकी गट बैक्टीरिया के लिए, दूसरी बात जब आप फाइबर लेते हैं तो ये आपको एक सटाइटी प्रोवाइड करता है, यानी फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, राइट। आप इस समय पे नहीं चाहते हैं कि आप किसी भी प्रकार से ओवर ईटिंग करके अपने गट को स्ट्रेन दें, उसको किसी भी प्रकार का स्ट्रेन पहुंचाएं, राइट। तो उस ओवर ईटिंग की टेंडेंसी को
या ज्यादा खाने की या बीच बीच में जो बिंज ईटिंग होती है उस टेंडेंसी को खत्म करने के लिए, ताकि आपका गट जो भी आप उसको हेल्दी फूड दे रहे हैं उसको खाए, समय के साथ धीरे धीरे आराम से रिलैक्स वे में वो अपना काम करे रीबूट होते होते, वहां पर फाइबर हेल्पफुल रोल करेगा क्योंकि वो आपको सटाइटी प्रोवाइड करता है। और उसके साथ ही साथ एक और इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, आप अपने इस गट को उस समय पे एक दूसरे प्रकार का स्ट्रेटिंग देना चाहते हैं। जैसे ही आपने खाना खाया, क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर गया, डाइजेशन शुरू हो गया, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है, राइट। यहाँ पे आप क्या चाहते हैं, क्योंकि अब आपको जब बिंज ईटिंग नहीं करनी है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप ओवर ईटिंग ना करें, थ्रू आउट द डे आपके गट को रिलैक्स वे में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन हो। यहाँ पे फाइबर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि वो स्लोली रिलीज करता है न्यूट्रिएंट्स को धीरे धीरे। तो यहाँ पे आपके गट को भी सपोर्ट मिला और आपके बॉडी को भी कांस्टेंट सप्लाई मिलता है न्यूट्रिएंट्स का। तो इसीलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका फाइबर इस गट रीसेट फेज के टाइम पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके साथ ही साथ कुछ हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस भी ध्यान रखनी है। नो डाउट हम एक हेल्दी प्लेट की बात करेंगे, हम बात करेंगे अलग अलग इंपॉर्टेंट फूड ग्रुप्स की, न्यूट्रिएंट्स की, लेकिन कुछ प्रैक्टिसेस भी हमको ध्यान रखनी है। जैसे पहले आपको फाइबर रिच फूड्स खाना है, सो हम एक सप्लीमेंट भी ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल होल ग्रेन्स के फॉर्म में जो हमको फाइबर मिलता है, हमें उससे भरपूर खाना खाना है। क्यों? क्योंकि ये भी अलग अलग प्रकार के कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं। दूसरी बात, इनके अंदर और भी बहुत तरह के फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे आप बात करें स्पाइसेस की, अगर आप बात करें हर्ब्स की, अगर आप बात करें फर्मेंटेड फूड्स की, इनके अंदर भी अलग अलग प्रकार के ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे शरीर को जरूरत होती है। जैसे फर्मेंटेड फूड आप लेते हैं, उसके अंदर काफी सारे न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी एक सिंपलर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो आपके गट को इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए। जब आप स्पाइसेस हर्ब्स की बात करते हैं, उनमें भी ऐसे एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर में जो भी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस हो रही हैं, जो गट बैक्टीरिया में जो एक इम्बैलेंस है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसी प्रकार से हेल्दी फैट्स हेल्प करते हैं। ये तो बात हो गई आपको क्या खाना है। अब बात करते हैं कैसे खाना है। तो कुकिंग प्रैक्टिस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी इंडिया में जो एक ट्रेडिशन है, जिस प्रकार से करते हैं हम कुकिंग, हम हम अश्योर करते हैं कि खाना अच्छे से पका, हमारी सब्जियां अच्छे से पकी हों, राइट। और उसको हम उतना अमाउंट तक कुक करते हैं। समटाइम्स हमको अच्छा अमाउंट पे ऑयल भी यूज करना पड़ता है अगर हमारा यूटेंसिल अच्छा नहीं हुआ। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपके जो कुकिंग मेथड है वो अच्छा हो, राइट, जहाँ पे आप कम से कम ऑयल में आप पकाएं। एक स्टडी में देखा गया था कि जब आप कुकिंग करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जैसे कैल्शियम, जैसे जिंक, जैसे आयरन, ये विटामिन सी, ये करीब 60 से 70% तो ऑलरेडी लॉस हो चुके होते हैं कुकिंग के दौरान। तो इसीलिए आपको बहुत ज्यादा फ्राई, डीप फ्राई या लॉन्ग टाइम तक कोई भी फूड को कुक नहीं करना है। आप स्टीम करें, आप बॉईल करें लिमिटेड अमाउंट में पानी में, ताकि उतना ही आप पानी इस्तेमाल करें जितना आप कंज्यूम कर सकते हैं। या बेकिंग, तो ये ऐसी टेक्निक्स है जो आपके कुकिंग का जो फूड है उसके न्यूट्रिएंट कंटेंट को प्रिजर्व करके रखे। इसके अलावा आप कुछ ऐसे स्पेशल यूटेंसिल्स का यूज कर सकते हैं जैसे एमिक्विन, जहां पर आपको कम से कम तेल में और अच्छे अमाउंट में आपका खाना प्रॉपरली कुक हो, कम से कम तेल के अंदर ही, और न्यूट्रिएंट्स प्रिजर्व रहें, राइट। वो प्लाइड है तो न्यूट्रिएंट लॉस नहीं होता है, आप तेल का कम यूज कर रहे हैं, सो आप स्टिल इंश्योर कर सकते हैं कि आप टेस्टी खाना खा रहे हैं विथ लेस ऑफ ऑयल। और इससे भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सोकिंग एंड स्प्राउटिंग। तो हमने बात करी फर्मेंटेशन की, क्या फर्मेंटेशन या खमीरीकरण क्या कर रहा है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है उनको तोड़ रहा है। सोकिंग और स्प्राउटिंग भी वही काम करता है, जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स है उनको तोड़ता है, तो हमारे गट को कम मेहनत करनी पड़ती है। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी ऐसे एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर्स होते हैं कुछ, जैसे दालों के अंदर, जो हम जब शरीर में लेते हैं तो वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन को भी रोकता है। सोकिंग और स्प्राउटिंग उन एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर्स को भी हटाने में हेल्प करता है। सो अगेन आपके गट को कम मेहनत करनी पड़ेगी और ज्यादा अच्छे से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। इसके बाद हाइड्रेशन। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। गट हेल्थ में आपको अश्योर करना है कि आप थोड़ा थोड़ा पानी दिन भर में सिप करें। जरूरी नहीं है कि आप एक ही बार में आधा लीटर पानी पी करके पूरा दिन का आपने एक चौथाई जो आपका कोटा है पानी पीने का वो आप खत्म कर रहे हैं, वो नहीं करना है आपको। आप थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए, क्योंकि क्या होगा, आपने पानी पिया, आप जितना फोर्स के साथ पानी पिएंगे तो बिना शरीर को लगे उतना ही फोर्स के साथ पास आउट होने की भी टेंडेंसी रखेगा। हमको क्या करना है,
कि हम थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें ताकि हमारे हर एक सेल को, हमारे टिश्यू को, हमारे गट के जो बैरियर हैं, वॉल हैं, उनको भी प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें, राइट। तो डिहाइड्रेशन का हमको बिल्कुल ध्यान रखना है कि डिहाइड्रेशन की स्थिति ना आए। डिहाइड्रेशन की वजह से भी डाइजेशन में इफेक्ट होता है, पानी कम पीने की वजह से कॉन्स्टिपेशन का भी इफेक्ट पड़ता है, अदर डाइजेस्टिव इश्यू होते हैं, राइट। वाटर की वजह से जो फ्लश वेस्ट होता है या जो टॉक्सिन्स होते हैं वो भी निकलने में हेल्पफुल होगा, राइट। आपके जो गट की जो लिनिंग है उसको भी इंटैक्ट और हेल्दी रखने में हेल्प करेगा, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन है वो अच्छे से हो सकेगा। अब बात करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज की, कि कैसे फिजिकल एक्सरसाइज हेल्प कर सकती है आपकी गट हेल्थ में। ये देखा गया है कि एक डायरेक्ट रिलेशन है बिटवीन योर गट बैक्टीरिया और डाइवर्सिटी ऑफ गुड गट बैक्टीरिया एंड एक्सरसाइज। आप जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना ही गुड गट बैक्टीरिया आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होगा। उसके साथ ही साथ ये एंडोर्फिन्स निकालता है। एंडोर्फिन मतलब हैप्पी हॉर्मोन्स। सो जितना आप हैप्पी हॉर्मोन्स निकल सकता है, जितना आप एक्सरसाइज करेंगे उतने ही हैप्पी हॉर्मोन्स, ब्रेन में उतना अच्छा असर, गट पे उतना अच्छा असर। इंप्रूव पोस्चर करता है, उसके साथ साथ वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है, स्ट्रेस रिलीव करता है। स्ट्रेस एंड गट का भी एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो अगर आप एक्सरसाइज रेगुलर वे में करते हैं तो वो स्ट्रेस को भी रिलीव करता है और आपकी जो मेंटल परफॉर्मेंस होता है उसको भी इंप्रूव करता है। माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस का मतलब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड स्लीप ऑप्टिमाइजेशन। तो आपको माइंडफुल रहना है कि आप किस समय सो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप देर रात तक जगें और फिर सुबह देर तक सोएं, वो भी असर करता है क्योंकि आपका गट बैक्टीरिया, आपके पूरे जो शरीर के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है वो इस दिनचर्या के हिसाब से चलते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्लीप ऑप्टिमाइजेशन आप अच्छे से करें, राइट। आपको समय पे सोना है, आपको सर्काडियन रिदम फॉलो करना है, वो सारा आपकी गट हेल्थ को इफेक्ट करेगा। अब बात करते हैं हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस की। हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस ये कुछ बहुत ही ऐसी कॉमन प्रैक्टिसेस जिसे आप रोजमर्रा के जीवन में फॉलो कर सकते हैं, जैसे स्लोली खाना खाएं, राइट। क्योंकि जब आप स्लोली खाना खाते हैं तो आप माइंडफुल होते हैं कि आप कितना खा रहे हैं। अगर हम एक ही बार में काफी सारा खाना ले लेंगे और उसको हम जल्दी 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 खा लेंगे तो हमारे शरीर को लगेगा नहीं। कई लोगों की एक आदत होती है, हम लोग की सबकी आदत होती है इनफैक्ट, जब हम खाना खाने बैठते हैं हम एक स्पून खाना खाते हैं और तब जब तक वो चबा रहे हैं हम तब तक दूसरा स्पून रेडी रखते हैं और फिर फौरन खा लेते हैं। उससे क्या होता है कि प्रॉपर फूड को च्यू करने का तो टाइम मिला नहीं। हमारे पेट के अंदर, गट के अंदर टीथ नहीं है, दांत नहीं है, वो सब मुंह में है। तो हमको ध्यान रखना है कि हम स्लोली च्यू करें। तो उसका एक टेक्निक आप कर सकते हो। आप क्या कीजिए, आप एक खाना खाइए, एक बाइट लीजिए और स्पून को प्लेट में रख दीजिए। अब आप वेट कीजिए, आप स्लोली स्लोली खाना चबाइए, आराम से उसके सेंसेस को फील कीजिए, उसके टेस्ट को फील कीजिए, टेक्सचर को फील कीजिए, एंड देन हैव अनदर स्पून। उसके अलावा डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज कीजिए, क्योंकि फिर भी हमारा खाने की तरफ नहीं जाएगा ध्यान, राइट। टीवी के सामने या फिर कभी कभार इंपॉर्टेंट मीटिंग्स चल रही होती हैं या हम लैपटॉप के सामने बैठे होते हैं तो हम खाना उसी के साथ खाते हैं। तो उन डिस्ट्रैक्शंस को भी हमको हटाना है। देन टेक स्मॉल पोर्शन इन प्लेट। एक ही बार में चावल लेने की जगह आप अब एक बार में थोड़ा से लीजिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभार हम ज्यादा लेते हैं प्लेट में और फिर हमें पूरा खाना पड़ता है। आप थोड़ा लीजिए, धीरे धीरे खाएंगे, आपको सेंस होगा कि शायद इतने खाने से ही मेरा पेट भर गया, मुझे दूसरे सर्विंग की जरूरत ही नहीं है। सो आप छोटे पोर्शन में लीजिए और उसी को ही हम कॉन्शियस ईटिंग बोलते हैं। आप क्या खा रहे हैं, किस प्रकार के फूड ग्रुप्स आपके प्लेट में प्रेजेंट हैं, तो वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और कुछ रिकमेंडेशंस, जैसे मैं बात कर रही थी सर्काडियन रिदम के बारे में। सर्काडियन रिदम मतलब हमारा जो सनसेट और सनराइज के साथ ही साथ हमारा बॉडी का भी जो क्लॉक है वो चलता है, राइट। जब देखा गया है कि अगर हम बहुत लेट नाइट खाना खाते हैं उस टाइम पे गट बैक्टीरिया जो होते हैं वो इतने एक्टिव नहीं होते, इनफैक्ट जो बैड बैक्टीरिया होते हैं वो ज्यादा एक्टिव होते हैं। उसके साथ साथ देखा गया जो इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है वो भी दिन के साथ साथ कम होती जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आप अपने खाने और बेड टाइम के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप रखिए, राइट। आप वो टाइम आप अपने फ्रेंड्स के साथ बिता सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ बिता सकते हैं, आप कोई हॉबी कर सकते हैं, आप एक छोटी सी वॉक के लिए जा सकते हैं, अप टू यू, बट एक गैप रखिए। एंड मेडिटेट बिफोर स्लीपिंग। नाउ मेडिटेशन को ज्यादातर लोग स्पिरिचुअलिटी से रिलेट करते हैं कि एक रिलीजियस चीज है,
लेकिन उससे ज्यादा ये भी एक प्रकार की एक मेंटल एक्सरसाइज है। जिस प्रकार से आपकी जॉगिंग एक हार्ट हेल्थ के लिए जरूरी है, मेडिटेशन आपकी स्लीप हेल्थ के लिए जरूरी है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है। तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का आप इस्तेमाल ना करें। एटलीस्ट एन आवर बिफोर, 1 घंटे पहले आपको बंद कर देना है। आप वार्म शावर ले सकते हैं। कोई भी प्रकार का सेडेटिव या कोई जैसे हमारे अलग प्रकार के कुछ लोगों को आदत होती है, लाइक दे कैन गो फॉर कैफीन, वो ड्रिंक्स, उन सबको भी अवॉइड करना है इस समय पे, राइट। इन सारे रिकमेंडेशंस को और जब प्रैक्टिसेस को आप फॉलो करेंगे तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारे उसी गट बैक्टीरिया को जो बैलेंस है, हेल्दी वर्सेस अनहेल्दी, उसके बैलेंस को ठीक करना, यानी बैड बैक्टीरिया को कम और गुड बैक्टीरिया की जो प्रपोर्शन है, परसेंटेज है, उसको ज्यादा बढ़ाना। इससे क्या होगा? लाइक वी डिस्कस्ड, आपकी जॉइंट हेल्थ, आपका वेट, आपकी स्किन, इम्यूनिटी, मूड, स्ट्रेस, स्लीप, उस सब ट्रैक पर आएगा। और यही ऑब्जेक्टिव है इस गट रीसेट फेज का और आगे की इस जर्नी का, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप ऐसी डाइट लें जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से रिच हो, यानी प्रीबायोटिक, आपको फाइबर सप्लीमेंट फॉर्म में लेना है, आप पानी अच्छे से पिएं, एक्सरसाइज करें, खाना अच्छे से चबाएं, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ध्यान दें। उसके बाद स्लीप अच्छी से लें, आप 7 से 8 घंटे का स्लीप लें। 2 घंटे पहले आप खाना खाने और बेड टाइम के बीच में गैप रखें। एक कोई ना कोई फर्मेंटेड फूड रखें, चाहे वो आपके घर में कोई भी प्रोडक्ट हो, जो खाना हो जो फर्मेंटेड फॉर्म में आप ले सकते हैं, आप उसको इंक्लूड कीजिए। मोर ऑफ प्लांट बेस्ड फूड्स हमको लेना है। ईट प्रेफरेबली सर्काडियन रिदम के अकॉर्डिंग खाना खाना है, यानी सूर्यास्त से पहले खत्म करना है। हाँ, राइट। और क्या चीज नहीं करनी है? आपको अवॉइड करना है इस समय पे रिफाइंड शुगर्स को, आपको अवॉइड करना है कुछ जंक फूड को, जो भी प्रोसेस फूड्स आते हैं आपको बंद करना है एकदम। स्मोकिंग, एल्कोहल, स्पेशली गट रीसेट फेज पे कंप्लीटली आपको बंद करना है। स्पाइसी फूड आप ज्यादा लेंगे तो वो आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ाएगा। तो हमें मॉडरेट अमाउंट में जो राइट स्पाइसेस हैं उनका कंजम्पशन करना है। मोर ऑफ हर्ब्स आप ले सकते हैं, राइट। कैफीन को कम करना है, नहीं। देन कंज्यूमिंग प्रोसेस फूड्स नहीं। कैलोरी डेंस फूड जो सिर्फ आपको एम्प्टी कैलोरीज दे रही हैं, जो आपको कोई न्यूट्रिएंट नहीं दे रहा है, उनको भी आपको हटाना है। एनिमल बेस्ड फूड्स कोशिश कीजिएगा इन 10 दिनों के अंदर आप उनको रोक सकें, राइट। उसके अलावा स्पेंड टाइम ऑन स्क्रीन, वो भी आपको नहीं करना है। आपको माइंडफुल ईटिंग करनी है, डिस्ट्रैक्शन से हट करके। और डेरी बेस्ड प्रोडक्ट्स को भी आप कोशिश कीजिएगा इन 10 दिनों के लिए थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, ना खाने के लिए, एंड देन वी कैन गो फॉरवर्ड। नाउ इस जर्नी में जो भी रिकमेंडेशन और प्रैक्टिसेस हैं, ये तो अपने अभी साइंस के बारे में जाना, लेकिन थ्रू आउट द जर्नी इन सारे प्रैक्टिसेस को कैसे फॉलो करना है, इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट इसीलिए अब गट रीसेट में है, हमने देखा कि हमें बहुत सी चीजों को नहीं लेना अपनी डाइट में। हम अब कह रहे हैं कैफीन नहीं लेना, हम कह रहे हैं अल्कोहल नहीं लेना, डेयरी चीजें नहीं लेनी। तो अब इतनी सी चीजें जो हम इतने टाइम से शुगर वगैरह लेते हुए आ रहे हैं, और अगर हम बंद कर देंगे तो डेफिनेटली हमारा जो शरीर है वो थोड़ा थोड़ा सा तो थोड़ा बिगड़ेगा। वो हमें ऐसी चीजें बोलेगा कि ये कुछ अलग हो रहा है। हमें पता ही चल रहा है कि हमारे शरीर में वो चीजें नहीं हो रही जो हमेशा होती हैं। तो वो एक टेम्परेरी सिम्टम्स आपको दिखेंगे, आपको ऐसे लगेगा कि ये सही नहीं है,
कि ये मेरे को कुछ तकलीफ लग रही है, पर वो ऐसी कोई तकलीफ नहीं है कि जो आपको हार्म करे, आपको कोई नुकसान दे। वो एक सिम्टम इस तरीके से है क्योंकि आपका रूटीन बदल रहा है, आपका लाइफस्टाइल बदल रहा है। जो आपके लाइफस्टाइल में, आपके रूटीन में जो चीजें अच्छी नहीं है, आप उसे हटा रहे हैं, पर शरीर को उसकी आदत हो चुकी है। बस इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि हमें कभी भी भूख लगती है, हमें लगता है कि कुछ सर दुख रहा है या एनर्जी नहीं है, तो हम चाय ले लेते हैं, कॉफी ले लेते हैं, हम कभी कुछ भी ऐसे शुगर की ड्रिंक ले लेते हैं, तो हमें एकदम से एनर्जी फील हो जाती है, जो हम गट रीसेट में नहीं करेंगे। अब वो नहीं करेंगे तो हमें लगेगा कि हमें एनर्जी नहीं है हमारे शरीर में, ऐसी बिल्कुल नहीं है। हम जैसे जैसे आगे अपने गट रीसेट में बढ़ेंगे, हमारी बॉडी जो हम खाना उसको अच्छे से दे रहे हैं, जो वीगन खाना दे रहे हैं उसको, उससे वो एनर्जी लेना स्टार्ट करेगा। वो एनर्जी हमारी बॉडी को सप्लाई होगी, और आपकी बॉडी का जो फंक्शन है, जो आपके जो थकावट है, जो आपको लग रहा है कि आपका मूड अच्छा नहीं है, आपको लग रहा है कि हमारे एनर्जी बहुत स्लो आ रही है, मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही, मेरा जो सर दुख रहा है, वो बिल्कुल नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ, एक सेरोटोनिन हार्मोन होता है जो आपके ब्रेन के नर्व सेल से आपके बॉडी में सिग्नल्स देते हैं कि आपके मूड कैसे हैं, आपके इमोशंस कैसे हैं। जो हमें लगता है कि जब अभी हम कुछ मीठा खा ले तो हमारा मूड बहुत अच्छा हो जाएगा, वो जरूरी नहीं है। वो बिना मीठे खाए भी आपका मूड बहुत अच्छा हो सकता है। आपकी एनर्जी, आपकी जो पूरे दिन का काम करने की जो एक शक्ति रहती है, वो बहुत आगे तक बढ़ सकती है। तो इस सिम्टम्स को आपको ऐसे नहीं लेना कि क्या बिगड़ गया मेरे शरीर में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके शरीर में बहुत बेहतर चीजें होंगी उस 10 दिन के बाद जो आप देखेंगे। तो 1 या 2 दिन कुछ भी ऐसा लगता है, घबराइए मत, अपने न्यूट्रिशनिस्ट के साथ बात कीजिए, ठीक है। वो हम आप लोगों की मदद करने के लिए हैं। और छोड़िएगा नहीं, और उसको कंटिन्यू कीजिए, और आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। सो आई थिंक यही एक मैजिक है, आपको कम नहीं खाना है, आपको हेल्दी खाना है, और वही आपको हेल्प करेगा। आपने दिखाया किस प्रकार से इतना टेस्टी आप फूड दे रहे हैं, इतने सारे ऑप्शंस दे रहे हैं जो हम रोजमर्रा के जीवन में खाते हैं ऑलरेडी, बट उसको कैसे खाना है रादर देन नहीं खाना है, वही इतना एक आई थिंक एक की सोल्यूशन है, राइट, कि आपके गट रीसेट के लिए, एक आपकी फाउंडेशन ऑफ हेल्थ के लिए। सो आई थिंक अगर मैं उसको एक समराइज करके बोलूं कि जब आपका फ्रूट प्लेट की हम बात कर रहे हैं, तो आपको किस प्रकार के फूड ऑप्शंस इंक्लूड करने हैं। मोर ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, मतलब आपके अलग अलग प्रकार के होल ग्रेन्स हो गए, यानी जिनको आप साबुत अनाज बोलते हैं, या आपके जो मिलेट्स हो गए, जो भी आपके रीजन में अवेलेबल हैं, जो भी मौसम के अकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप उनको लीजिए। जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर कोई एक्सक्लूसिव या कोई एग्जॉटिक फ्रूट्स या ग्रेन्स पे जाएं। जो हमारे रोजमर्रा के किचन शेल्फ्स पे भी हैं, या जो हमारे ग्रैंड माँ किचन में मिलते थे, वो अनाज, वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी हेल्प कर सकते हैं। उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के प्रोटीन सोर्सेज, आपके अलग अलग प्रकार की दालें हो गई, नट्स एंड सीड्स हो गए, आपको वो करना है। बट हाँ, किस प्रकार से लेना है, रोस्ट करना है सीड को, फर्मेंट करना है, स्प्राउट करना है पल्सेस को, वो सब आप गाइड करने को तैयार हैं। देन अलग अलग प्रकार की सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो ये है जो आपकी एक हेल्दी प्लेट बनाएगा। क्या नहीं इंक्लूड करना है या रिमूव करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफाइंड कार्ब्स। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, राइट, बट नॉट लिमिटेड टू। इसके अलावा भी होंगे, जैसे व्हाइट ब्रेड हो गया, राइस हो गया, पास्ता, पेस्ट्रीज एंड केक्स हो गया, अलग अलग प्रकार की कैंडीज हो गई, स्नैक्स हो गए, प्रोसेस्ड स्नैक्स, फ्रोजन स्नैक्स, उनको हमें अवॉइड करना है। रिमूव करना है सैचुरेटेड कार्ब्स के, जैसे सॉलिड फैट्स हो गए, आपका बटर, आपका मार्जरीन, कोकोनट ऑयल। मॉडरेशन भी एक ही है, हमें रिमूव करना है। कहीं उन घरों में जहां पर ये यूज होता है, वहां मॉडरेशन इज द की। आपको पूरा उस पर रिलाई नहीं करना है, लेकिन आप धीरे धीरे उसको मॉडरेशन में ले सकते हैं। उसके अलावा होल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स आपको कंप्लीटली हटाने हैं। फ्राइड फूड, फास्ट फूड, चिप्स, स्नैक्स वगैरह, घर में बनने वाले पकौड़ा, नमकीन, कुछ टाइम के लिए आपको कंप्लीटली अपने प्लेट से रिमूव करना है। इसके साथ ही साथ जहां पर आपको न्यूट्रिशन एक्सपर्ट गाइड करेंगी कि आपको कैसे हर दिन अपनी डाइट में क्या क्या इंक्लूड करना